आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑफ लाइफ बाय राजेश सर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है 5 जगत वर्गीकरण। थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा। चलिए बात करते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था और किस आधार पर दिया? प्रत्येक किंगडम के बारे में हम सामान्य जानकारी आपको देंगे। ठीक है, बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है वर्गीकरण पद्धति के दोषों का निराकरण। वर्गीकरण पद्धति में 2 जगत वर्गीकरण, 3 जगत वर्गीकरण, 4 जगत वर्गीकरण आया। उसके बाद में आर एच व्हिटेकर ने 1969 में ने 5 जगत पद्धति यानी कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रतिपादित की। बाद में व्हिटेकर ने संपूर्ण संसार में जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सब जीवधारियों को 5 जगतों में बांटा, जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। ठीक है, एनिमेलिया के बाद आता है प्लांटी नामक 5 जगतों में विभाजित किया। व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण की इस पद्धति को अग्र आधार थे। क्या आधार थे जरा समझ लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 जो हो जाता है, देख लेते हैं कोशिका की जटिलता। तो सबसे पहले उन्होंने कोशिका की जटिलता के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा था। कोशिका की जटिलता जो थी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, तो उसमें कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं को 2 प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। तो 5 जगत प्रणाली का जो पहला आधार माना गया था वो कोशिका की कॉम्प्लेक्सिटी माना गया था, यानी कि कोशिका की जटिलता। कुछ जीव जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने थे और कुछ जीव जो होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते थे। इसके बाद में देखा गया था कि कौन सा जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। तो देख लेते हैं एक कोशिकीय को कहाँ रखा और बहुकोशिकीय को कहाँ रखा। देखिए जीवों की जटिलता, तो जीवों की जटिलता जो थी, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों के 2 प्रकार हो सकते हैं। केवल एक कोशिका से बने जीव यानी कि एक कोशिकीय अर्थात यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो बहुत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यह 5 जगत वर्गीकरण का दूसरा आधार माना गया। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरा इसका पॉइंट क्या होगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट था वो था पोषण विधि। क्या था? पोषण विधि। यहाँ पे देख लेते पोषण प्राप्त करने की विधि के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया। जो तीसरा पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया। जीवों को पोषण की विभिन्न विधियाँ हैं। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न इन्हीं पोषण के आधार पर वर्गीकृत किया। पहले एक कोशिकीय जो जीव थे उन्हें रख लिया था, मतलब प्रोकैरियोट को मोनेरा में रखा और यूकैरियोट बचे थे। फिर उनको देखा था कौन सा एक कोशिकीय कौन से बहुकोशिकीय। जो एक कोशिकीय जीव थे उन्हें रखा था प्रोटिस्टा में, और जो बहुकोशिकीय जीव थे उन्हें फिर भोजन के प्राप्त करने की विधि के आधार पर वर्गीकृत किया। तो जो भोजन स्वयं बना लेते थे उन्हें कहा गया प्लांटी में रखा गया। ठीक है, उन्हें रखा गया प्लांटी में। फिर उसके बाद जो बचे थे, देखो भोजन के पोषण के आधार पर, तो पोषण का जो आधार था, जो भी पोषण का आधार था उसमें कुछ जीव ऑटोट्रोफिक थे, कुछ हेट्रोट्रोफिक थे। तो ऑटोट्रोफिक कौन से थे? जो सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते थे, जैसे हरे प्लांट्स। ठीक है, जिनमें एल्गी आ जाती हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट्स भी आ जाते हैं। आगे आता हेट्रोट्रोफिक, तो परपोषी जो पोषण थे, परपोषी जीव थे, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इन्होंने लिखा है जो जीव अपना बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं, ये निम्न 2 प्रकार के होते थे। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो प्राणियों की तरह भोजन ग्रहण करते हैं, हेट्रोट्रोफिक, जिसमें मनुष्य आ जाता है और विभिन्न प्रकार के जंतु आ जाते हैं, सभी जंतु। लिखा है जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, इसमें आते हैं सभी जंतु। और दूसरे जो थे वो हेट्रोट्रोफिक एब्जॉर्प्टिव थे। एब्जॉर्प्टिव का मतलब होता है अवशोषी। तो अवशोषण करने वाले विषमपोषी कौन से थे? यह अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते थे। यह वातावरण के बाह्य कोशिकीय एंजाइम यानी एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम स्रावित करते थे। स्रावित कर भोजन का पाचन शरीर के बाहर पचे सरल अणुओं का अवशोषण करते थे, जैसे कवक। ठीक है, तो पोषण विधियों के आधार पर जंतुओं और कवकों को अलग कर लिया। जो स्वपोषी होलोजोइक थे,
ठीक है। जो सोपोसी थे उन्हें तो प्लांटी में रख दिया, और फिर जो हेटेरोट्रोफिक थे उन्हें रख दिया दो भागों में, जंतु और कवक में। जो अवशोषण करते थे वो कवक में रखे गए, और जो अवशोषण नहीं करते थे वो किस में रखे गए, जंतु में रखे गए। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका अगला जो स्टेप था वो क्या था। तो इन्होंने इकोलॉजी में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। इकोलॉजी में इन्हें क्या देखा, तो मेजर रूल ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी में रूल इनका क्या था, वर्गीकरण के इस आधार में देखा गया कि जीव उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं या अपघटक हैं। तो यहां पर देखा जाए जो उत्पादक थे वो हरे पादप थे, और जो उपभोक्ता थे वो जंतु थे, और जो डिकम्पोजर यानी अपघटक थे वो कवक थी। तो इन्हें मेजर 3 भागों में बांट दिया गया था इस आधार पर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जो 5वां इसका जो स्टेप है उसमें देखा गया था इनके जीवन की उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ किंगडम्स। तो जो पहले विकसित हुए उन्हें पहले रखा गया, जो बाद में विकसित हुए उन्हें बाद में रखा गया। इसमें देखा आधुनिक वर्गीकरणों में जाति वृत्तीय को अधिक महत्व दिया गया है आज के जमाना में। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जो 5 जगत वर्गीकरण जगतों का विकासीय संबंध भी उजागर करता है। इन 5 जगत वर्गीकरण संक्षिप्त परिचय निम्नवत है, अग्रलिखित है। तो देख लेते हैं किस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया था। देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको समझा दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन, डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन, इवोल्यूशन का डायरेक्शन समझाया जा रहा है, किस तरह से इसके ऊपर की ओर हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया है किंगडम्स के बारे में बांटा गया है। किंगडम्स, कौन सा किंगडम पहले आया, तो देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट था कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर जीवों को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बांटा। देखो यहाँ पर गलत लिखा है प्रोकैरियोट, ऊपर जो जितने भी हैं वो यूकैरियोट हैं। प्रोकैरियोट में एक किंगडम आता है जिसका नाम है मोनेरा। मोनेरा जितने भी हैं उन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट, क्योंकि इनमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें सत्य केंद्रक पाया जाता है, उसमें 4 किंगडम आते हैं, और जो प्रोकैरियोट हैं वो सिर्फ एक प्रकार का है जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। इसमें बैक्टीरिया, बिलिगुरिन अलगी इत्यादि रखे गए हैं। आगे बात करते हैं उनकी। आगे देख लेते हैं दूसरा इसका जो स्टेप था उसमें लिखा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो सिंपल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उन्हें रखा प्रोटिस्टा में। किसमें रखा, प्रोटिस्टा में। और जो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स थे उन्हें फर्दर 3 भागों में बांट दिया गया, उन्हें आगे चलकर 3 भागों में बांट दिया गया। एक रखा किंगडम प्लांटी में बांटा गया, दूसरे को किंगडम फंजाई में, और तीसरा किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया में बांटा गया। अब देख लेते हैं कि ये जो भोजन ग्रहण करने की इनकी जो मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था, भोजन ग्रहण करने की तरीका क्या था। तो जो प्लांटी में थे वो हैं ऑटोट्रोफी फोटोसिंथेसिस, मतलब ये स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषी जीव कहलाते हैं। ओके, जो फंजाई में रखे गए हैं, फंजाई में हेटेरोट्रोफिक एब्जॉर्प्शन माने अवशोषण वाले जीव रखे गए हैं। ओके, और अगला देख लेते हैं कि इसमें जो हेटेरोट्रोफिक है वो इंगेशन यानी कि अंतर्ग्रहण वाले जीव रखे, ये भोजन को निगल कर खाते हैं। आगे देख लेते हैं अगला जो स्टेप मैंने बताया था कि मेजर इकोलॉजिकल रूल। तो इकोलॉजी में क्या रूल प्ले करते हैं, जितने भी प्लांटी किंगडम में रखे गए वो सब क्या हैं, उत्पादक हैं। वो क्या हैं, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर हैं। और जो फंजाई में है वो डिकम्पोजर हैं। ठीक है, यानी कि भोजन को जितने भी जीव मरते हैं या सड़ते गलते हैं उनका डिकम्पोजिशन करते हैं ये फंजाई, कवक। अगला आता है किंगडम एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में जितने भी जीव आते हैं वो कंज्यूमर की श्रेणी में रखे जाते हैं, यानी कि उपभोक्ता की श्रेणी में रखे जाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं इस 5 किंगडम का जो वर्गीकरण दिया गया है उसके आधार पर जो इनके जनरल करैक्टर हैं उनके बात कर लेते हैं, जो सिंपल करैक्टर हैं। ठीक है, तो पहला आ जाता है किंगडम मोनेरा। जात वृत्तीय संबंध के आधार पर किंगडम मोनेरा सबसे फर्स्ट नंबर में रखा गया है। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो सिंपल बात क्या है कि इसमें असीम केंद्रकीय जीवधारी यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, उसे रखा गया। इसके अलावा इसमें माइकोप्लाज्मा आता है, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा आता है, आर्कीबैक्टीरिया आते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज भी आते हैं। ठीक है, ये बेसिक के सिलेबस में बहुत पूछा जाता है, एक्टिनोमाइसिटिस आते हैं। इस जगत के जीवों के विशिष्ट लक्षण निम्नवत हैं। इनके लक्षण देख लेते हैं, कुछ सिंपल लक्षण दिए गए हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो इसके विशिष्ट लक्षण क्या हैं, ये जीव सूक्ष्मदर्शीय तथा प्रोकैरियोटिक होते हैं, पहला पॉइंट हो गया। पहली बात माइक्रोस्कोपिक हैं एंड प्रोकैरियोट हैं। दूसरा पॉइंट हो जाता है कि इसमें
संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला का अभाव होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कोशिका द्रव्य में कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है और गाल्जी काय है आदि का अभाव होता है। इसमें एक कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम होता है राइबोसोम। ठीक है, या कह सकते हैं कि जिनमें झिल्ली पाई जाती है वो कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती वो कोशिकांग पाए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि इसमें पोषण किस तरह से होता है। तो ये जीव जो होते हैं परपोषी होते हैं। पहली बात तो परपोषी के आधार पर ये परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी रूप में भी रहते हैं, अथवा स्वपोषी हो सकते हैं। स्वपोषी में रसायन संश्लेषी यानी कीमोट्रॉफिक या फिर प्रकाश संश्लेषी यानी कि फोटोट्रॉफिक हो सकते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी यानी कि फोटोट्रॉफिक होते हैं। अगला आता है कि माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, इसमें माइकोप्लाज्मा भी आता है, तो माइकोप्लाज्मा को छोड़कर मोनेरा कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, जो इस किंगडम का एक ऑर्गेनिज्म है, जंतु है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है उसे छोड़कर बाकी सबकी कोशिका भित्ति के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। चूंकि माइकोप्लाज्मा के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है इसलिए अपना ये रूप परिवर्तित करता रहता है, इसीलिए इसे कहा जाता है प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है, या फिर कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी का जोकर कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। और माइकोप्लाज्मा दुनिया की सबसे छोटी कोशिका में आता है और जिसे मोनेरा में जगह दी गई है। ठीक है, अगला पॉइंट इसकी बात कर लेते हैं कि ये सर्वव्यापी हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां ये पाए न जाते हो, चाहे गर्म एरिया हो चाहे ठंडा एरिया हो। आर्कीबैक्टीरिया अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, मतलब 80 डिग्री तापमान के झरनों में भी आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं, बर्फ में भी आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ मोनेरा जीव जो होते हैं जैसे बिलीगुरिन एल्गी नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करते हैं। ओके, अगला बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम जगत प्रोटिस्टा। तो जगत प्रोटिस्टा देख लेते हैं, इससे क्या कैरेक्टर हैं। जगत प्रोटिस्टा, ये कौन सा जगत है, जगत प्रोटिस्टा। तो जगत प्रोटिस्टा में दिया गया है कि इसके अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा के बारे में आपसे कोई पूछे कि प्रोटिस्टा में कैसे जीव रखेगा, तो कहना एक लाइन में बताना है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। इस जगत के जीवों के विशिष्ट लक्षण अग्र प्रकार हैं। इस जीव के जो जीव होते हैं उनके विशिष्ट लक्षण क्या हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है ये प्रायः स्वच्छ जलीय या समुद्री या स्थलीय होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका कि ये सूक्ष्मदर्शीय यूकैरियोटिक होते हैं। पहली बात की जब एक कोशिकीय है तो नग्न आंखों से देख नहीं सकते, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए माइक्रोस्कोपिक एंड यूकैरियोटिक होते हैं। कोशिका में संगठित केंद्रक पाया जाता है। कोशिका में क्या होता है, संगठित केंद्रक तथा विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट जो है, कुछ प्रोटिस्ट प्रकाश संश्लेषी यानी कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। कुछ प्रोटिस्टा जैसे मान लो इगुलिना की बात करें तो इगुलिना फोटोसिंथेसिस करके भी भोजन बना लेता है। कुछ जंतु समपोषी यानी प्रदर्शन करते हैं, जैसे प्रोटोजोन जंतुओं की तरह भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ जो होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, सड़े गले भोजन से मतलब सड़ी गली चीज़ों से भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे अपंग कवक, स्लाइम मोल्ड, ये भी प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स यानी कि प्रोटोजोआ जितने भी जंतु हैं वो इसमें भी आते हैं, और इगुलिना इसमें आता है, इगुलिनॉइड आते हैं, और क्या बोलते हैं इसे, स्लाइम मोल्ड भी इसी में आते हैं। अगला पॉइंट इसका दिया गया है कि एक कोशिकीय पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि एक कोशिकीय जंतुओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसमें जो रखे गए जैसे मान लो अपंग कवक रखा गया है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जो जंतु की श्रेणी में यूनिसेलुलर आते हैं उनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि प्रोटिस्टा में जो जंतु पाए जाते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई भी जाती है और नहीं भी। प्रोटोजोन में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम की, किंगडम नंबर 3। तो तीसरा किंगडम है, उस किंगडम में उसे कहते हैं प्लांटी। प्लांटी में कैसे जीवों को रखा गया है एक लाइन में आप समझे। ठीक है, इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय स्वपोषी पादप आते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बताना है इसमें क्या क्या है, तो इसमें सीधे बता देना है कि एक इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय स्वपोषी पादप आते हैं। ओके, जैसे इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, समुद्री हरे लाल भूरे शैवाल, मॉसेस यानी कि ब्रायोफाइट, फर्न यानी कि टेरिडोफाइट, अनावृतबीजी तथा
आवृतबीजी पौधे आते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। जो इन पूरे किंगडम प्लांटी की विशेषताएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, इसका जो पहला पॉइंट है उसमें कहा गया है कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति से घिरी रहती हैं। जितने भी पादप होते हैं उनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिका भित्ति से घिरी रहती हैं, यानी सेल वाल से घिरी रहती हैं। ओके, आगे बात करते हैं। जबकि हमने आपको पहले उस चित्र में समझाया कि ये कैसे होते हैं, स्थिर पादप मुख्य रूप से क्या होते हैं, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। अच्छा, ये उत्पादक इसलिए हैं क्योंकि इसमें एक प्रक्रिया चलती है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो निर्माण करने वाला जो होता है उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है, जो खाता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है, जो गला के सड़ा देता है उसे डिकम्पोजर कहा जाता है। अर्थात यह स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी। अपवाद स्वरूप इसके कुछ जीव जो होते हैं परजीवी होते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ जीव जो होते हैं परपोषी होते हैं, कुछ पादप, जैसे परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। कीटभक्षी पौधे तो आपने बचपन से ही पढ़े छोटे छोटे क्लास में। परजीवी में अमरवेल आ जाता है, मृतोपजीवी में तुम्हारा वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, रेफलिसी आ जाता है। सहजीवी में बहुत सारी शैवाल से वो आ जाती हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम की, किंगडम नंबर 4। चौथे किंगडम में दिया गया है कि कवक। कवक को इंग्लिश में कहा जाता है फंजाई। कोई बच्चे फंगी पढ़ते हैं, कोई फंजाई पढ़ता है। तो बात कर लेते हैं एक लाइन में कि इसमें कौन से जीव रखे गए हैं। इसके अंतर्गत सुकेंद्रकीय यानी कि यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर ने बहुकोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय, सुकेंद्र यानी यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, विषमपोषी, अवशोषी यानी हेट्रोट्रोफिक एब्जर्प्टिव, ठीक है, अवशोषण करने वाले कवकों को रखा गया है। ठीक है, इनके प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगली स्लाइड में इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। 5 विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। अच्छा, इनका जो तंत्र रूपी शरीर होता है, आपने देखा होगा कवकों के बारे में, कवकों का जो शरीर होता है वो फिलामेंटस होता है, लगभग धागे जैसा। ठीक है, आप अगर इन्हें देखना चाहते हैं तो क्या करना है कि ब्रेड जो होता है, ब्रेड को शाम को भिगो दें गर्मियों के दिनों में। ये बहुत तेजी से इसमें कवक का ग्रो हो जाती है, कवक ग्रो कर जाती है। उसमें छोटे छोटे धागे दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। लिखा है इसका पहला पॉइंट क्या दिया गया कि इनके तंतु रूपी शरीर को कवक तंतु यानी कि हाइफी से बना होता है। और कवक तंतु का समूह, जो कवक तंतु होते हैं ग्रुप बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, कवक जाल यानी कि माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, कवकों का जो शरीर होता है वो माइसीलियम कहलाता है और जो उसका एक तंतु है उसे हाइफी कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि ये विषमपोषी अवशोषी यानी हेट्रोट्रोफिक एब्जर्प्टिव होते हैं। इसकी 3 बार बात कर चुके हैं। तथा कभी कभी ये परजीवी होते हैं और मृतोपजीवी तो है ही हैं। ठीक है, मृतोपजीवी होते हैं। ये कुछ सदस्य शैवाल के साथ मिलकर सहजीवी लाइकेन बनाते हैं। ये पॉइंट नोट करना कि ये कुछ जो होते हैं इसके शैवाल कवक जो होते हैं वो शैवाल के साथ मिलकर सहजीवन व्यतीत करते हैं और लाइकेंस का निर्माण करते हैं। अगला क्या है, जो पादपों में कोशिका भित्ति थी वो सेलुलोज की बनी थी। ठीक है, और इसकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन युक्त है। किसके युक्त है, काइटिन। ये काइटिन से बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन युक्त होती है। अगला जो पॉइंट दिया गया है कि ये जटिल अघुलनशील कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम्स द्वारा सरल घुलनशील पदार्थों में अपघटित करके अवशोषित कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कोशिका से बाहर एंजाइम को निकालते हैं और जो भी पदार्थ होता है कार्बनिक पदार्थ, उन्हें अघुलनशील पदार्थ होता है उसे घुलनशील पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं एंजाइमों की सहायता से और उन्हें अवशोषित कर लेते हैं, अपनी बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनमें भोजन का जो संचय होता है वो किस रूप में होता है। तो इनमें भोजन का संचय जो ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय करते हैं। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। इसमें दिया गया है किंगडम एनिमेलिया या फिर जंतु किंगडम। ठीक है, जंतु जगत, इसे क्या कहेंगे हम, जंतु जगत कहेंगे। ओके, इसके अंतर्गत देख लें कौन से जीव आते हैं, क्या क्या आता है। भाई ये बहुत बड़ा जगत है। दुनिया के सबसे ज़्यादा जो जीव पाए जाते हैं जिसे कहते हैं इंसेक्ट, वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, वो भी इसी में रखा गया है। ठीक है, दुनिया की 90% आबादी वही जीव बनाते हैं। देखते थे जंतु जगत के बारे में बात करते हैं, एनिमेलिया। इसके अंतर्गत यूकैरियोट तथा बहुकोशिकीय तथा विषमपोषी जंतु समपोषी पोषण वाले जीव आते हैं, यानी कि हेट्रोट्रोफिक होलोजोइक आते हैं, जीव आते हैं। इसके अंतर्गत फंजाई मतलब स्पंज का मतलब होता है कि भाई स्पंज जो होते हैं
वो पोरीफेरा के जंतु हैं। पोरीफेरा के बाद आता है निडेरिया, निडेरिया के बाद चपटे कृमि, चपटे कृमि यानी कि प्लेटी हेलमिंथीज कृमि, गोल कृमि यानी कि एस्के हेलमिंथीज, मोलस्क आते हैं, आर्थ्रोपोड्स आते हैं, इकाइनोडर्मेट्स आते हैं, और कॉर्डेटा की मत्स्य, उभयचर यानी एम्फीबियन, सरीसृप, पक्षी, स्तनी जंतु आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत इसके कुछ करैक्टर होते हैं, मेन करैक्टर, उनकी बात कर लेते हैं। जो मेन करैक्टर क्या क्या है, ठीक है। इसमें पहला करैक्टर देख लेते हैं, इनमें पर्णहरिम का अभाव होता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। तो इस पॉइंट का कोई औचित्य नहीं होता है, इसमें क्लोरोफिल का अभाव रहता है, इतना समझ लो आप। ठीक है, अगला है कि इनमें प्रचलन हेतु ना, इनमें प्रचलन होता है, मतलब जितने भी जंतु हैं वो गमन करते हैं, चलते फिरते हैं। भोजन प्राप्त करने के लिए सुरक्षा एवं साथी की खोज में स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। ये जंतु जो होते हैं घुमक्कड़ टाइप के होते हैं, ये भोजन की तलाश में और अपनी सुरक्षा के लिए और साथी की खोज के लिए स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, अगला पॉइंट है तीसरा। तो तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि स्पंजों को छोड़कर सभी में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो पोरीफेरा के जंतु हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी जीवों में तंत्रिका कोशिकाएं यानी कि नर्व सेल्स पाई जाती हैं। इनमें जो पोषण होता है वो जंतु सम यानी होलोजोइक होता है। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का अंतर्ग्रहण करके उसको शरीर के अंदर एंजाइमों की सहायता से पचाते हैं। ठीक है, ये भोजन को क्या करते हैं, शरीर के अंदर पचाते हैं एंजाइमों की सहायता से। आगे बात करते हैं इनमें जनन किस तरह से होता है। तो अगला पॉइंट दिया गया, उच्च श्रेणी के जंतुओं में लैंगिक जनन पाया जाता है, कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं में अलैंगिक जनन भी पाया जाता है, जैसे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा के जंतुओं में अलैंगिक जनन भी देखा गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो दिया गया है पांच जगत वर्गीकरण की उपयोगिता। हमने जो पांच जगत वर्गीकरण पढ़ा है उसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है, देख लेते हैं। पहला पॉइंट उपयोगिता में, पहला पॉइंट जो है पांच जगत वर्गीकरण की उपयोगिता, एडवांटेज ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, पांच जगत वर्गीकरण की उपयोगिता निम्नवत है। नंबर 1, इस वर्ग में प्रोकैरियोट को पृथक मोनेरा जगत बनाया गया। प्रोकैरियोट संरचना, कार्यकी, प्रजनन आदि यूकैरियोट से भिन्न होते हैं। प्रोकैरियोट जो जीव होते हैं उनमें यूकैरियोट से भिन्न सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसलिए कितनी अच्छी बात है कि मोनेरा को अलग रख दिया गया, हमें ज़्यादा खिचड़ी अध्ययन करने को नहीं पड़ी। अगला है पॉइंट कि एक कोशिकीय यूकैरियोट बहुकोशिकीय यूकैरियोट से पृथक कर दिए गए, जिन्हें प्रोटिस्टा में स्थान दिया गया। जो यूकैरियोट एक कोशिकीय थे उन्हें प्रोटिस्टा में पहुंचा दिया गया, और जो मोनेरा थे मतलब प्रोकैरियोट थे उन्हें मोनेरा में रख दिया गया। ठीक, बचे बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव जैसे कवकों को पादपों से अलग करके कवक जगत में रखा गया। ये विषमपोषी होते हैं तथा भोजन को अवशोषण करके ग्रहण करते हैं, अवशोषण से ग्रहण करते हैं। अगला देख लेते हैं क्या पॉइंट है। तो कवक का हो गया। अगले बात करते हैं पौधों की, चौथा पॉइंट। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट में दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय जीव जैसे पौधे को अप्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय जीव यानी जंतुओं से पृथक कर दिया गया। इस पांच जगत वर्गीकरण में मतलब बहुकोशिकीय जो जीव थे वो कुछ प्रकाश संश्लेषी थे, कुछ अप्रकाश संश्लेषी थे। जो प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेटिक थे उन्हें पौधों को उन्हें अलग रख दिया गया प्लांटी में, और जंतु जो थे उन्हें एनिमेलिया में रख दिया गया। ओके, आगे देखा गया कि इनका जो जीवन शैली थी, जीवन शैली के आधार पर, और यहाँ पर कुछ चीज़ें और देखी गई जैसे जैव संगठन की जटिलता, पोषण विधियाँ, जीवन शैली के आधार पर बनाया गया यह वर्गीकरण विकास के क्रम की प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है। विकास का जो क्रम होता है उसे भी प्रस्तुत करता है। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि पहले मोनेरा आए, फिर प्रोटिस्टा आए, फिर फंजाई और प्लांटी, फिर एनिमेलिया। ओके, इस आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में उसकी कुछ कमियां भी थीं जो आर.एच. व्हिटेकर ने दूर नहीं कर पाई थी। वो कमियां कौन कौन सी, तरह उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कुछ कमियां थीं जो आपको पीछे महसूस हुई होंगी। जैसे प्रोटिस्टा में जो जीव रखे गए थे उनमें कुछ जीव के पास सेलुलोज के बनी कोशिका भित्ति भी पाई जाती थी और किसी के पास नहीं थी। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं कि प्रोटिस्टा में विभिन्न प्रकार के जीवों को स्थान देकर उसे एक समूह का रूप दे दिया। उसमें जैविक विविधता अपार मिलती है।
मिलती है कि नहीं मिलती? उसमें विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कवक भी उन्हीं से बने, एनिमल भी उन्हीं से बने और प्लांट्स भी उन्हीं से बने, प्रोटिस्टा से। ओके, आगे बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया? इसमें दिया गया है कि एक प्रकार के लक्षणों वाले जीवों को भी अलग जगत में डाल दिया। जैसे एक कोशिकीय शैवाल को प्रोटिस्टा में तथा बहुकोशिकीय शैवाल को प्लांटी में स्थान दे दिया मिला। तो इस तरह से कुछ कमियां भी थी आर से टेकर के 5 जगत किंगडम की, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसमें कुछ चित्र दिया गया है जिस माध्यम से हम आपको 5 किंगडम सिस्टम समझा सकते हैं। जैसे 5 किंगडम सिस्टम में पहले मोनेरा को पढ़ते हैं, फिर प्रोटिस्टा, फिर आता है तुम्हारा प्लांटी, फिर फंजाई। अब एक बात पूछी जाती है कि फंजाई जगत की खोज किसने की? तो आर्च व्हिटेकर ने की। ठीक है, और उन्हें 5 जगतों में बांटा फिर बढ़िया से। ठीक है, और फिर आता है एनिमेलिया। इस तरह से 5 जगत किंगडम आपका कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और कर देना, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।